हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो जीजुल को ही दिखाया जाता है, जो कि एक एनिमल डॉक्टर है और साथ ही साथ काफ़ी हैंडसम भी। गर्ल्स तो इससे फ्लर्ट करती रहती हैं, बट ये उन्हें कोई खास भाव नहीं देता। अभी भी एक पेट का ट्रीटमेंट करके वापस हटा ही होता है कि अचानक इसे कॉल आ जाती है, जिसे सुनते ही ये तो बहुत ही घबरा गया था और फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट हमें इसे गाँव जाते ही दिखाया जाता है। ये टेंशन में आके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही कॉल कर रहा था, जो कि पिक ही नहीं करते। उनका फ़ोन ऑफ जो होता है। इसका विलेज तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। इसके यहाँ तक पहुँचने तक काफ़ी रेन हो चुकी थी। अब ये जैसे ही देखते हैं कि उनके घर पे तो ताला लगा है, तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सारे कहाँ गए। उन्हें कॉल्स करता है, कोई भी पिक नहीं कर रहा था। अब इधर खड़ा ही होता है कि तभी अचानक ऊपर से इस ड्रामे की फ़ीमेल लीड आहंजा इसे थीफ समझ के पकड़ लेती है कि तुम यहाँ पे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे ना। वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतने में इसे फिर इसकी पॉकेट में से ड्राइवर लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें कि इसका नेम ही राइट किया हुआ था। वो तो ये देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है एंड देन इसे देखने ही लगी थी। वो तो बस इससे यही पूछी जा रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहाँ गए हैं। वो तो इसे कोई जवाब नहीं देती। ऊपर से एंट्री होती है एक और ऑफिसर की। वो समझ रहा था कि शायद ये यहाँ पे आहंजा से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इधर ही इसे पकड़ के पटक देता है। इसके बाद ये साहब तो बेहोश। अब नेक्स्ट इसकी आँख अपने ही ग्रैंडपा के वेटरनेरियन हॉस्पिटल में ही खुलती है। अब यहाँ पे सभी लोग ही मौजूद होते हैं, ग्रैंडपा की असिस्टेंट भी। इधर इसे पता चलता है कि इसे यहाँ बुलाने के पीछे ना ग्रैंडपा की ये एक चाल थी। वो बस यही चाहते थे कि ये इधर आके अपना ये वाला हॉस्पिटल संभाले, और वो तो अपनी वाइफ को लेकर टूर पे ही निकल चुके होते हैं। ये बेचारा यहाँ पे काफ़ी अपसेट हो जाता है। इतने में अचानक इसे ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है, जो कि इसे यही कह रहे थे कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं तुमने तो यहीं रुकना होगा। ये उन्हें कहता भी है कि देखें, सिटी में भी तो मेरी एक क्लिनिक है, मैंने उसका काम भी तो संभालना होता है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो कहाँ इसकी सुनने वाले थे। फ़ौरन से कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ उन्होंने इसे ये भी कहा था कि जब तुम घर पहुँचोगे ना तो तब तुम्हें वहाँ पे मेरा एक लेटर मिलेगा, सो उसे रीड आउट कर लेना। अभी उन्हें क्या ही कहता, बेचारा काफ़ी अपसेट हो जाता है। इसे तो यहाँ पे रहना ही पड़ जाना था ना। अब जैसे ही जा रहा होता है, पीछे से आहंजा इसे रोकती है। अब यहाँ पे इसका वॉलेट देने के साथ साथ इसे घूर के भी देखने लगती है। वो हैरान कि आखिर इसे हो क्या गया है। यहाँ पे उसे अपोलोजाइज करने लगती है कि मुझे ना तुम्हें यूं थीफ नहीं समझना चाहिए था। वो कहता है कि कोई बात नहीं। अब उधर से जा ही रहा होता है कि ये उसे रोक देती है कि नहीं, अभी तुम्हें मेरे साथ कहीं इमरजेंसी में जाना है। रास्ते में जाते जाते ही अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है कि देखो, क्या तुम्हें ग्रैंडपा ने बताया था कि उनका मेरा यहाँ बुलाने के पीछे एक प्लान है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये भी कहा था कि मैं पीछे से तुम्हारी क्लिनिक संभाल लूँ, सो इसलिए तुम जितने दिन वहाँ पे हो ना आराम से ही रहना, यहाँ का काम मैं ही कर लूँगा। ये बेचारा एकदम सरप्राइज रह जाता है। अब यहाँ से जाते जाते इसकी तो एक और लड़के के साथ टक्कर हो जाती है। वो इसी का ही एक फ्रेंड था, ली सेंग, जो कि एक्चुअली में हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड भी है। वो हैरान था कि तुमने मुझे यूँ टक्कर मार दिया और अपोलोजाइज नहीं किया। वो फिर इसे सॉरी बोलती है और ये भी कहने लगी थी कि आइंदा से ना तुम एहतियात से ही चलना। सारा ब्लेम इस पर ही डाल देती है कि तुम्हारी गलती थी, तुम हमारी गाड़ी के सामने आए थे। अब यहाँ से ये लोग तो चले जाते हैं। अब वो पीछे ही खड़ा रह गया था। आज के दिन आते ही ना वो तो इसे काम पे ही लेके आ गई थी। अब यहाँ पे इसे पता चलता है कि एक डॉगी ने ना सारे एनिमल्स को काफ़ी तंग किया हुआ है और इन साहब ने उसे पकड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो तो काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाता है। ये देख के ना यहाँ पे फिर जीजुल को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो इन अंकल से कहने लगते हैं कि आपको इस डॉगी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि देखो, इसने मेरे सारे एनिमल्स को खा लिया, तो क्या मैं ये भी ना करता। वेल, अब वो क्या ही कहते, इसलिए चुप रहते हैं। ये तो फिर वापसी पे उस डॉगी को अपने साथ ही हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। अब जैसे ही वापस आता है तभी ये फिर से उसे घूर के देखने लगती है। ये हैरान था कि अगर तुमने मुझसे कोई बात करनी है तो कर सकती हो, बट ये तो उसे कुछ भी नहीं कहती, बस चुप ही रहती है। अब थोड़ी देर के बाद फिर से इसे एक कॉल आ जाती है। वो अब इसे अपने साथ चलने को बोलती है। इसने भी अपना बैग पैक कर लिया था। रास्ते में यही कहने लगता है कि देखो, अब जो भी कॉल्स आनी होती हैं कि एनिमल्स बीमार हैं, जो भी हैं, हॉस्पिटल में भी तो कर सकते हैं ना, तो वो तुम्हें क्यों करते हैं। अब बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि अचानक पाँव फिसलने की वजह से ये तो सीधा पानी में ही गिर जाता है। बेचारे के कपड़े तो सारे ख़राब हो गए थे, लेकिन क्या ही करता। ये तो इसे इसी कंडीशन में लेके ना एक गोट के पास ही आ गई थी, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इसने उसका ही ट्रीटमेंट करना था। बेचारे की हालत तो ख़राब होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। अब अपना काम निपटा के जैसे ही वापस आता है तो हैरान के इसके घर में ना कुछ लेडीज़ घुस आई थी, जो कि इसके ग्रैंडपा को ही जानती होती हैं। वो तो यहाँ पे इसकी काफ़ी तारीफ़ करती हैं कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। ये हैरान तो था कि ऐसे ही बिना पूछे आखिर कौन
कौन किसके घर में यूँ एंटर होता है और उनसे इस बारे में बात भी करने लगा था कि ये इलीगल है, बट वो कहाँ इसकी मानने वाली थी। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत सारा खाना भी लाई थी, इसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। यही कहने लगती हैं कि जब भी तुम्हें भूख लगे ना तुम ये सब खा लेना। अब यहाँ पे आहंजा उन्हें वहाँ से भेजने में इसकी हेल्प कर देती है। यहाँ से जाते जाते फिर से इसे देखने लगती है। वो हैरान तो था कि इसे हो क्या गया है। अब इसके क्लोज आके इसका हेड चेक करती है जहाँ पे ऑलरेडी ही इसे चोट लगी हुई थी, बट इसने मेडिसिन लगा दी थी। खैर ये तो फिर वहाँ से चलती बनती है। उनके जाते ही ये तो सीधा अपने रूम में ही आ गया था और इधर अपने ग्रैंडपा का पढ़ा लेटर ही पढ़ने लगता है जहाँ पे उन्होंने यही लिखा था कि देखो हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गए हैं, सो इसलिए ना तुम हमसे बिल्कुल भी नाराज मत होना। हमारी ग्रैंडमा का ही ड्रीम था कि वो पूरा यूरोप घूमना चाहती थी, इसलिए फिर अभी टाइम आया था उनकी ये विश पूरी करने का। सो इसलिए तुम ना सब्र के साथ ही यहाँ पे रहना। खैर ये लेटर पढ़ने के बाद वो सीधा ही उस डॉगी को देखने के लिए आता है। अब यहाँ पे उसे तो दिल लगाना ही था, अब चाहे जो हो जाए। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट करके बाहर वापस आता है ना, तो तभी उसे पानी में ना आहंजा नजर आती है जो कि स्विमिंग कर रही थी। वो इसे देख के सरप्राइज होती है और साथ ही साथ देखने भी लगी थी। वो ये चाहती थी कि ये उसे पहचान जाए, बट ना वो तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता एंड देन इसे एक्सक्यूज करता हुआ चलता बनता है। अब नेक्स्ट डे जैसे इसकी आंख खुलती है तो ये एक अपनी पुरानी डायरी ही पढ़ने लगती है जहाँ पे कि बचपन में जीजुल ने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं ना वापस आऊँगा और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और हमारी फ्रेंडशिप एक सीक्रेट ही रहेगी। अब ये हैरान तो होती है कि बचपन में उससे मुझसे ये वाला प्रॉमिस किया था, बट अब क्या उसे याद नहीं है या फिर वो वैसे ऐसे ही नाटक कर रहा है कि जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। अब इधर हमें इसे दिखाया जाता है बेचारी की रात को ऐसे सोने की वजह से ना बैक में काफ़ी पेन हो रहा होता है। इसने तो डिसाइड कर लिया था कि अब तो पक्का मैंने अपने लिए एक बेड ही बाय कर लेना है। अब जैसे ही उठता है तो फिर यहाँ पे इसे अपनी कॉफ़ी की काफ़ी याद आती है कि इधर तो वो होगी ही नहीं ना। अब फिर कुछ देर वॉक करने के लिए बाहर निकल पड़ता है। यहाँ पे गांव वाले हैं जिन्हें कि पता चल चुका था कि ये तो मिस्टर हान का ग्रैंडसन है, वो इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, पकड़ भी लेते हैं। तुम ना बिल्कुल अपने ग्रैंडपा पे गए हो, वो भी काफ़ी हैंडसम थे इस एज में। ये तो बस आगे से हंसता ही रहता है। अब जैसे ही वापस जाने लगता है अचानक इसकी टक्कर एक पत्थर से हो जाती है। अभी ये पत्थर इसने एक दीवार पे रखा ही था, ऊपर से फिर से इन आंटीज़ की एंट्री हो जाती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती हैं कि देखो तुम्हारी इसके साथ गुस्ताखी करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम इतने गुस्से में इसे दीवार के ऊपर कैसे रख सकते हो, क्या समझते हो कि ये सब कुछ पुराना हो गया और तुम्हारा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बेचारा तो हैरान ही रह गया था। खैर अब फिर भी वो इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती एंड वहाँ से चली जाती हैं। अब इसे एक ग्रैंडमा ने पोटैटोज़ दे दिए थे जो कि ये लेके घर जा ही रहा होता है। तभी अचानक इसकी नज़र एक लिटिल से बॉय पे पड़ती है जो कि काफ़ी क्यूट होता है। वो तो इसके घर में ही घुस आया था अपनी बॉल लेने के लिए। ये उसके पास आता है कि देखो तुम्हें ना यूँ डोर बेल बजाए और नॉक किए बिना ना किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। ऊपर से आंजा भी आ जाती है। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था बट वो समझ जाता है कि शायद ये मुझे डांट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रोना स्टार्ट। अब आंजा तो उसे लेती हुई वहाँ से चलती बनती है। ये भी हैरान था कि आखिर उसे हो क्या गया था। फिर फ़ौरन से डॉगी को देखने के लिए आता है। अब यहाँ पे आया ही था कि तभी अचानक असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चल जाता है कि तुम्हें ना फिर से एक काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा। अभी तो पिग्स को ही वैक्सीनेशन देने के लिए जाना था। ये परेशान हो जाता है कि उनको मैं कैसे संभालूंगा। दूसरी तरफ आंजा को भी पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। उसे भी पता था कि आज तो वैक्सीनेशन डे है, पता नहीं जीजुल अपना काम सही से कर भी पाएगा या नहीं। इसे तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही होती है, इसलिए जल्दी में वहाँ से जाने लगती है। इन साहब को तो बहुत दूर ही जाना पड़ना था ना, तो इसलिए वहाँ पे जाते जाते काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं। अब अपना काम तो करना था ना, आगे आके थोड़ा सा परेशान भी हो गया था कि इन सबको मैं कैसे संभालूंगा। इधर खड़ा ही होता है कि ऊपर से आंजा की एंट्री हो जाती है। वो तो इसकी हेल्प करने के लिए फुल रेडी थी। अब दोनों मिलकर ही पिग्स को वैक्सीनेशन ही देने लगे थे। अब अचानक पाँव फिसलने की वजह से ये नीचे गिरने लगती है कि तभी ये पकड़ लेता है। अब इसी दौरान उसकी बैक में फिर से पेन स्टार्ट हो गया था। बेचारा हर दफ़ा जख्मी होता रहता है। खैर अब जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपना काम तो ख़त्म कर ही लिया होता है। अब वापस जाते वक्त ये उसे अपने साथ चलने को बोलती है कि अगर तुमने कॉफ़ी पीनी है ना तो मेरे पीछे पीछे आओ। ये उसे एक कैफ़े ही लेके आ गई थी जो कि किसी और का नहीं बल्कि ली संग का ही होता है। वो तो यहाँ पे इसका वार्म वेलकम करता है और साथ ही साथ इससे खुद को इंट्रोड्यूस ही करवाने लगा था। दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि इतने में ये उसके लिए कॉफ़ी बना के लाती है जो कि काफ़ी अच्छी भी होती है। यहाँ पे ये तो पीच का कारोबार भी करता है। अब यहाँ पे वो तो इसका बॉक्स ही चेक करने लगी थी। असल में ना इसमें से किसी ने पैसे निकाल लिए थे, तो ये हैरान होते हैं कि आखिर
कौन इतने कम पैसे चोरी कर सकता है? इन्होंने फाउंडेशन के लिए इकट्ठे किए हुए थे ना। अब अचानक इसे देखते देखते इसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब ये तो उसके लिए काफ़ी परेशान हो गया था। ली सेंग को उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखते देख के हमें तो पता चल जाता है कि वो तो इससे बहुत ज़्यादा लव करता है, बट ये अभी तक उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाई है। अब जो उसने कॉफ़ी पी थी ये उसके पैसे पे कर देता है। ली सेंग तो उसे पैसे देने से मना ही करने लगा था कि देखो यहाँ पे कुछ लोग फ्री आके भी कॉफ़ी पी जाते हैं, बल्कि सबके लिए फ्री ही है, सो तुम ना दो। बट ना, वो तो पूरे पैसे पे करके ही वहाँ से जाता है। ये पीछे हैरान होकर उसे देख ही रहा था कि ये काफ़ी अजीब है ना। यही समझने लगता है कि शायद उसे ना हम पसंद नहीं आए हैं, इसलिए उसने हमें पैसे दे दिए। ये तो अब वापस आके असिस्टेंट से ना फिर ली सेंग के बारे में ही बात करने लगा था। वो तो इधर उसकी काफ़ी तारीफ़ करती हैं कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। खैर तभी अचानक इसे इमरजेंसी में कॉल आ जाती है। अब फिर से इसे किसी को देखने के लिए जाना था। अब ये फिर बेचारा वहाँ पे पहुँच आया होता है। एनिमल्स के पीछे भाग भाग के इसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ आजा भी इसी प्लेस पे ही आई होती है। उसे पता चला था कि यहाँ से भी कुछ चोरी हो गया। अभी तक ये वाला मामला तो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, इसलिए उसने फिर अपने साथी को वहाँ से भेज दिया था कि मैं तो यहीं पे रुकूंगी। तभी वही लिटिल किड सियोन इसे फिर यहाँ पे जीजुल के घर ही लेके आता है कि देखो वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे रहना डेंजरस था ना, तो इसलिए इसने फिर सियोन को वहाँ से भेज ही दिया होता है। अभी चुपके से उसके घर में देख ही रही होती है कि ऊपर से जीजुल पहुँच जाता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। ये चुपके से उसे घर में लेके आती है कि देखो यहाँ पे एक चोर है। अब यहाँ पे उसे पकड़ने की कोशिश तो करने लगा था, बट वो इसके हाथ ही नहीं आ रहा होता। यहाँ पे आ जा तो इसे बड़े गौर से देखने लगती है कि आखिर ये है कौन। एक्चुअली में उसने मास्क चढ़ाया हुआ था ना, तो इसलिए नहीं देख सकते। इतने में दूसरा ऑफिसर आके उसे अपने आड़ों लेता है। अब जैसे ही मास्क उतारते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो उन्हीं के गाँव का ही एक लड़का है। खैर ये तो नीचे गिर गया था ना, तो इसलिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि देखो तुम मेरा हाथ पकड़ के ऊपर उठ सकते हो। बट ना, ये तो साफ मना कर देता है कि मैं तो खुद ही उठ जाऊंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जैसे ही यहाँ से उठने की कोशिश करने लगता है ना, तो इससे पहले के पाँव फिसलने की वजह से दोबारा से नीचे गिरता। आहंजा इसका हाथ पकड़ लेती है और साथ ही साथ स्माइल भी करने लगी थी। हमें फिर पुलिस स्टेशन का ही सीन दिखाया जाता है। ये लोग थीफ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहीं पे ही लाए थे। अब तभी ऊपर से एंट्री होती है उसकी मॉम की। वो तो यहाँ पे इनसे यही कहने लगती हैं कि देखो मेरा बेटा बहुत छोटा है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई होगी। अब यहाँ पे ऑफिसर उसे कहता है कि इतना भी छोटा नहीं है, पता है आपको वो चोरियाँ क्यों करता है? क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट चला के देने होते हैं। ये सुन के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। अब ये लोग तो दूसरे विलेज से ही बिलोंग करते हैं ना, तो इसलिए इन लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। स्पेशल वुमेन एसोसिएशन प्रेसिडेंट की तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उन सब की भी एंट्री हो ही जाती है। अब जैसे उन्हें पता चला था कि दूसरे गांव का लड़का ना फिर जीजुल के यहाँ चोरी करने गया था, वो यहाँ पे उसे यही कहती हैं कि तुम इसे पनिशमेंट ज़रूर दोगे ना। उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसने वहाँ चोरी तो नहीं की थी ना, पकड़ा गया था, इसलिए अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे तभी दूसरी लेडी कहती है कि देखा ये कितना अच्छा है, तुम लोगों की निस्बत तो बहुत ही एजुकेटेड है। बातों ही बातों में उसे ये भी कहती हैं कि तुम इन लोगों के गाँव को छोड़ के ना हमारे यहाँ ही शिफ्ट हो जाओ। मेरी एक नीस है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बल्कि तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब वो कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हमारे यहाँ ही रहेगा। जीजुल की वजह से इन लेडीज़ के बीच तो अच्छी खासी फाइट भी हो गई थी। ये सारा सीन देख के यहाँ पे ये तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर रह जाता है। इन सबको हो क्या गया, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। वो ऊंची आवाज़ में इन्हें चुप रहने को ही बोलने लगा था कि देखो मेरी वजह से ना इतना सारा मैस फैलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या तमाशा ही बना के रख दिया है, मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अब नेक्स्ट टाइम मेरी यहाँ पे कोई भी बात ना करे। ये सब सुन के आहंजा भी शौक ही रह जाती है। बाद में इसे बुलाने के लिए आती है कि अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। वो मना कर देता है। अब यहाँ पे इसे ये भी पूछने लगा था कि क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके कोई फीलिंग्स हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ तो स्पेस चाहिए ना, बट नहीं, यहाँ पे तो वो मिल ही नहीं सकती। अब ये सारी बातें सुन के ये तो बेचारी एकदम परेशान होकर रह गई थी कि इसका मतलब इसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, और यहाँ पे उसे बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। इधर रात को फिर हमें इसे ली संग के पास से बैठे दिखाया जाता है। उससे अपनी बचपन की बातें ही करने लगी थी। ये भी कहती है कि क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है जो कि हम क्या करते थे? वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उन सारी चीज़ों को मैं कैसे भुला सकता हूँ, हर एक पल मुझे याद है। अब ये सुन के ये तो थोड़ी सी और ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि फिर जीजुल को आखिर मैं क्यों नहीं याद हूँ।
वेल अब फिर क्या ही कह सकती थी, इसके साथ रह के उसका मूड तो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इधर हमें जीजुल को ही दिखाया जाता है जो कि अपना काम समेट के अभी यहाँ पे लेटा ही था कि तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है। उसने फिर शहर से इसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह भी सेंड की थी। ये उसने देख ही रहा होता है कि अचानक ही लेटे लेटे इसे नींद आ जाती है। अब इसका फ्रेंड तो फ़ोन पे इससे बातें करते ही रह जाता है। अब बाद में जैसे उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड साहब तो सो गए हैं, सो इसलिए फिर वो खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन ये सियोन को लेने के लिए आई थी। एक्चुअली में उसे ना ये स्कूल खुद ही ड्रॉप करने जाया करती है। अब जैसे ही इसकी नज़र जीजुल पे पड़ती है तो उसे कह देती है कि ये मत समझना कि मैं जानबूझ के यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, बल्कि तुम्हें तो स्पेस चाहिए ना, तो ले लो। अब इसे लेती हुई वहाँ से चली जाती है। सियोन को तो पता चल गया था कि ज़रूर इनके बीच कुछ तो हुआ है, इसलिए इससे बात करता है कि क्या आप दोनों के बीच फाइट हुई है, तो वो कुछ भी नहीं बताती, बस चुप ही कर जाती है। जीजुल भी अपने काम पे वापस आ ही गया था। अब अपना काम ख़त्म करके जैसे ही घर वापस जा रहा होता है तो अचानक इसकी नज़र आंजा पे पड़ जाती है जो कि दूसरे विलेज की लेडीज से ही बात कर रही थी। इनके बीच होने वाली गॉसिप से इसे इतना तो पता चल जाता है कि आंजा की मॉम बचपन में इसे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद इसकी ग्रैंडमा ने ही इसे पाला था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। ये सब सुन के इसे तो काफ़ी ज़्यादा बैड फील होता है कि मैंने भी ऐसे ही खामा में इसे बहुत सारी बातें सुना दी थी। खैर जैसे ही अब इसकी नज़र इस पे पड़ती है ना तो यहाँ पे आंजा तो वहाँ से जाने ही लगी थी। ये उसे रोकता है, यहाँ पे लिफ्ट देने की बात करता है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो जा सकती हो, बट वो मना कर देती है कि नहीं, मैं अकेली ही जाना पसंद करूँगी। तभी यहाँ पे इन दोनों को लीसंग देख लेता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगा था, इवन कि इसके साथ जाना भी चाहता था, बट तभी अचानक इसे कॉल आ जाती है, सो इसलिए वो फिर अपने रास्ते ही चला जाता है। ये पीछे से आंजा को ही देखने लगा था, उसकी हेल्प करने जाना तो चाह रहा था बट नहीं कर पाता। नेक्स्ट वो कैफ़े ही पहुंच आया होता है, यहाँ पे अपनी कॉफ़ी लेने के लिए आया था। अब तभी अचानक उसकी नज़र इन फ़ोटोज़ पे पड़ जाती है जिनमें कि लीसंग और आंजा और दूसरे गाँव वाली लेडीज़ की ही फ़ोटोज़ थी। अब उसे इतना तो पता चल जाता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। खैर अभी ये सब देख ही रहा होता है कि इतने में इसकी एंट्री हो जाती है। वो उससे यही पूछ रही थी कि क्या तुम अपने लिए कॉफ़ी लेने आए थे? आज सारे विलेजर्स का वर्किंग डे ही होता है। सभी लोग मिलके यहाँ पे पीचेस ट्रीज़ को ना कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन दोनों को देख के एक आंटी कहती हैं कि आके आप लोग भी हमारी हेल्प करवा दो। अब ये फिर यहाँ पे देखती है कि इसे ना कोई भी काम करना नहीं आ रहा होता, इसलिए आंजा आके जीजुल की हेल्प करने लगी थी। वो इससे अपोलोजाइज भी करती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हें ना विलेजर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और साथ ही साथ ये भी तुमने कहा था कि मुझसे डिस्टेंस ही बनाए रखो, और देखो तुम यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए आए और इधर भी काम पे आना पड़ा। अब इससे पहले कि उसे वो कोई भी जवाब देता, यहाँ पे आंटी तो इन्हें देख के ना गॉसिप्स करने लगती हैं कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके बीच ना कुछ तो ज़रूर है। ये भी जानती थी कि लीसंग इसे बचपन से ही पसंद करता है, इसलिए उसे कह देती हैं कि देखो ये ना हो कि आंजा को ये शहरी लड़का अपने साथ ही लेके चला जाए, और इस तरह तो वो फिर हमारे यहाँ से भी चली जाएगी ना, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब बिना कोई मौका गंवाए ना तुम उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लो। वो इग्नोर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जस्ट उसका फ्रेंड ही है। लेकिन फिर बाद में जैसे इन दोनों को साथ में देखते हैं ना तो बहुत ही जेलस फील करने लगा था। आंटी की बातें उसके दिल पे ही जाके लगी होती हैं। अपना काम ख़त्म करके सारी लेडीज़ तो वहाँ से चली जाती हैं। अब बाद में ये उससे उसका ट्रक की मांगने लगा था कि देखो क्या तुम वो सेल कर सकते हो मुझे। ये यहाँ पे नखरे दिखाने लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो कीमत मांगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है, 10 मिलियन। सब सुन के आंजा भी सरप्राइज रह जाती है कि इतने सारे पैसे, कुछ तो कंसेशन कर दो ना उसे। वैसे भी ट्रक इतने ज़्यादा भी महंगे नहीं होते। अब वो इसकी साइड ले रही थी। अब इसे भी एक ट्रक पसंद आ ही जाता है। वो फिर भी नखरे दिखाई जा रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उतने ही पैसे लूँगा जितने के मैं बता रहा हूँ। ये सब सुन के इसे एक शरारत सूझती है। अब यहाँ पे ये इसे यही कह रही होती है कि पास में ना एक शॉप है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी सी गाड़ियाँ होती हैं, बल्कि वो कपल को तो बहुत ही सस्ते में वो गाड़ी बेचते हैं। सो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि हम दोनों एक कपल होने का नाटक कर लेते हैं। अब ये सारी बातें सुन के वो तो फ़ौरन से ही मान गया था कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी ना मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। अब ये सब देख के इसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि क्या ये इसकी फिर वाइफ बन के वहाँ पर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसलिए वो फिर इसे ना कम दाम में ट्रक बेचने के लिए फ़ौरन से मान गया था। ये भी फिर अपना न्यू ट्रक लेके वहाँ से जाने लगता है।
अब बाद में ये तो उसे देख देख के स्माइल करने लगी थी कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, और ये भी पूछने लगती है कि तुम मेरे क्लोज किसी को आने क्यों नहीं देते हो। मैं मानती हूँ कि हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करते ना, तो इसलिए अपना मूड अच्छा करो। अगले दिन अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो देखता है कि आहंजा तो उसके डॉगी को लेके ना बाहर ही गई हुई थी। आहंजा तो यहाँ पे इससे डॉगी को लेके डिस्कशन करने लगी थी कि देखो अब तो ये ठीक हो गया है, सो इसका क्या करना है। वो कह देता है कि अगर इसे कोई अडॉप्ट करने के लिए आ गया तो मैंने उसे दे देना है। वेल वो यहाँ पे इससे मांगने लग जाती है कि क्या मैं ये रख सकती हूँ, और साथ ही साथ क्यूट क्यूट से फेस बना के भी कहने लगी थी कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, तो मैं ना इसे लेके चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अब ये सब देख के ना वो स्माइल करने लगता है। अब फिर फ़ौरन से मान ही गया था। नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि ये उसे लेके अपने घर ही पहुँच आई होती है। इवन के डॉगी का इसने नाम भी रख दिया था। इसे देख देख के ये तो पास्ट की मेमोरीज में भी खो गई थी कि एक दफ़ा बचपन में जीजुल ने ही उसे एक डॉगी ला के दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। वेल इसने उसका नाम क्लाउडी रखा था, बट बाद में उसकी डेथ हो गई तो इसलिए वो इसकी लाइफ से चला गया। चलो कम से कम एक और डॉगी उसी की निस्बत से ही तो इसके पास आया ना, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब अगले दिन ये भी देखता रहता है कि कहीं से उसे आहंजा नज़र आ ही जाए, और फाइनली वो इसे मिल जाती है। ये लोग अब यहाँ पे खड़े ही होते हैं कि अचानक इमरजेंसी में आहंजा को कॉल आ जाती है। अब सारे कहने लगते हैं कि तुम इसके साथ चले जाओ, ये भी कैसे मना करता। दोनों साथ में जा ही होते हैं कि फिर इसे कॉल करके बताया जाता है कि जिस प्रॉब्लम के लिए इसे बुलाया जा रहा था वो तो सॉल्व हो चुकी है। अब दोनों वॉक करते करते बातें ही करने लगे थे। वो फिर यहाँ पे इसे इसकी गर्लफ्रेंड का पूछने लगती है, और ये भी कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं। वो गर्लफ्रेंड की बात तो इग्नोर कर देता है, लेकिन फ्रेंड्स का ज़रूर बताने लगता है कि हाँ सिटी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर में इतने में ली संग की भी एंट्री हो जाती है। वो तो फ़ौरन से गाड़ी से उतर के ना इसे यही वार्न करने लगा था कि आइंदा के बाद मेरी गर्ल से दूर ही रहना, और इसके ज़्यादा क्लोज आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कहता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है, बट आहंजा एकदम सरप्राइज रह जाती है कि इसे अचानक क्या हो गया था। अब जैसे ही ये वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो ये भागती भागती उसके पास आती है कि क्या तुमने मेरे पपी को देखा है, वो गुम हो गया। अब उसने तो नहीं देखा था, इसलिए दोनों ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत सारी जगहों पे तलाश करते हैं, बट वो उन्हें मिल ही नहीं रहा था। दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक जगह पे जीजुल देखता है कि वो ना एक तरफ भागा जा रहा है, ये भी उसके पीछे जाता है। तभी इसकी नज़र कुछ पपीज़ पे पड़ती है, छोटे छोटे से, जो कि इसी के ही बच्चे होते हैं। अब इन्हें समझ आती है कि एक्चुअली में ना ये उनका डैड है और इन्हीं से मिलने के लिए ही जंगल के बीचों बीच आया था। अभी ही यहाँ पे खड़े इन्हें देख ही रहे होते हैं कि तभी इन पपीज़ की मम्मी ना अचानक ही फिर इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जीजुल के हाथ पे चोट भी लग गई थी। ऊपर से इसकी कॉन्टैक्ट लेंसेज भी गुम हो चुकी होती हैं। उसे बहुत सारा ढूंढते हैं बट मिलती ही नहीं। अभी उसे कहते हैं कि चलो अगर तुम्हें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है तो तुम मुझे फॉलो करके चल सकते हो। दोनों अब रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि ये अचानक फिर उसके क्लोज आकर यही पूछने लगती है कि क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर फ़ौरन से पीछे भी हो गई थी। इसे इमरजेंसी में एक लेडी की कॉल आ जाती है कि मेरी काऊ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या तुम उसे देखने के लिए आ सकते हो। हालांकि इसे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। ये तो फ़ौरन से उसके घर से उसकी ग्लासेस लेके आ गई थी कि अब तुम्हें ठीक नज़र आ रहा है ना। अब काऊ को डिलीवरी करने में मुश्किल हो रही थी, सो इसलिए ये दोनों ही मिल के ना उसके बेबी को बाहर लाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब जब यहाँ पे उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो इधर आहंजा उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो और स्मार्ट भी। अब आंटी ने ना इन दोनों को ही रात को पार्टी में इनवाइट कर लिया था कि तुम दोनों ज़रूर आना। वेल नेक्स्ट हमें पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे तकरीबन सभी लोग ही मौजूद होते हैं। इतने में ली संग की भी एंट्री हो जाती है। जाहिर सी बात है वो भी तो इसी गाँव का ही हिस्सा था ना। अब उसे यहाँ पर ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि ये साहब भी इधर बैठे हुए हैं। खैर एक दूसरे के मुकाबले में ना काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं सभी लोग यहाँ पे। फिर आहंजा को भी इनवाइट करते हैं कि तुम भी ड्रिंक करो, बट वो नहीं मानती कि मैंने अभी अपनी शिफ्ट पूरी करने भी जाना है। अब फिर तभी सारे कहते हैं कि चलो ठीक है तुम सॉन्ग तो सिंग कर सकती हो ना। अब जैसे ही वो गाना गाती है तो सभी उसे एकदम देखते ही रह जाते हैं। इवन के जीजुल भी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी में एकदम खो ही गया था। अब बाद में सारे कहते हैं कि चलो अब इसके बाद जीजुल की बारी है। तो वो यहाँ पे सबसे एक्सक्यूज़ कर लेता है कि नहीं मुझे अभी जल्दी में कहीं जाना होगा। पीछे से ये रोक देती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ली संग भी उनके साथ जाना चाहता था, बट उसे पीछे से रोक देते हैं कि नहीं अभी तुम्हें हमारे पास ही रहना होगा। ये
दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि अचानक जी उसे कहती है कि देखो ध्यान से जाना, यहाँ पे अंधेरा है, कहीं गिर ना जाओ। उसे कह रही होती है कि लेकिन फिर खुद ही गिरने लगती है। वो फिर उसे पकड़ लेता है। दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। इसी बीच इसकी साइकिल नीचे गिर जाती है। अब इसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि देखो मेरी वजह से ना तुम्हारी साइकिल ख़राब हो गई है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब इसे टेंशन में देख के ना वो इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर फ़ौरन से पीछे भी कट जाता है। अभी फिर इससे पहले कि इनके बीच कोई और बात होती, ऊपर से फिर से इन साहब की एंट्री हो जाती है। वो हैरान कि तुम लोग कब से वहाँ से निकले हुए और अभी तक यहीं पे ही हो। और फिर ये उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ जाने लगता है कि मैं ना मज़ीद कबाब में हड्डी नहीं बन सकता हूँ। पीछे से ये फिर ऊंची आवाज़ में उसके सामने ही यहाँ पे आहनजा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत लाइक करता आया हूँ। ये सब सुन के आहनजा तो एकदम सरप्राइज ही रह जाती है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। अब अचानक ही ली संग का इससे अपनी लव कन्फेशन करना यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन ही क्रिएट कर देता है। अब ये उसे फ़िलहाल तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती एंड देन इसी के साथ ही ये सीन कट। अगले ही दिन जैसे ये सियोन को लेने के लिए आती है, वो तो फिर इधर इसे देख के ना वहाँ से जाने लगता है। इवन के जीजुल उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगा था, सीधा फिर अपने काम पे आ जाता है। ये पीछे से हैरान के इसे हो क्या गया है, कल वाली बात को लेके वो इससे नाराज़ था ना। अब फिर नेक्स्ट हमें पुलिस स्टेशन का ही सीन दिखाया जाता है। आज इससे मिलने के लिए ली संग आया था। फिर अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रात को ना इसने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तभी फिर उसने इसे कह दिया था कि ठीक है, तुम ना बहुत सोच समझ के ही मुझे कोई जवाब देना, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूँगा। तुमने जो भी फैसला किया ना मुझे वो मंजूर है। एंड देन इसे ये भी कहता है कि तब तक ना हम दोनों बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स रहेंगे जैसे कि पहले थे। माना कि अगर तुमने मुझे अपना लवर नहीं बनाया, लेकिन हम अपनी फ्रेंडशिप बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें सुन के यहाँ पे आहनजा थोड़ा सा तो रिलीफ फील करती है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी लग रही थी कि अब वो किसे चूज़ करे। एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड था, जबकि दूसरी तरफ उसका चाइल्डहुड क्रश। खैर अभी फ़िलहाल तो उसे कुछ टाइम मिल गया था ना। अब दोनों यहाँ पे बैठे ही होते हैं कि अचानक ही ना इन दोनों पे ही जीजुल की नज़र पड़ जाती है, जो कि अभी काम पे ही जा रहा था। इन्हें साथ में देख के फिर से वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। इसके बाद जैसे ही अपने काम पे आता है, तभी यहाँ पे असिस्टेंट के थ्रू उसे पता चलता है कि आहनजा पपीज़ को देखने के लिए ना जंगल में गई है और अपनी साइकिल भी यहीं पे ही छोड़ के गई है। अब ये सब देख के इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कम से कम आहनजा को किसी की तो हेल्प मांगनी चाहिए थी ना। अब अकेली गई है, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। और जल्दी से असिस्टेंट से उसका नंबर लेके ना उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब अचानक कि जैसे ही उसकी नज़र एक पपी पे पड़ती है तो वो उसे उठा के केज में ही डालने लगा था। ऊपर से इतने में आहनजा भी आ जाती है। वो इसे देख के हैरान थी, यही कहने लगती है कि इसका मतलब तुम यहाँ पे इन्हीं देखने के लिए आए थे। वेल अब जैसे यहाँ पे उसकी नज़र इसके हैंड पे पड़ती है तो उस पर चोट लग चुकी थी। इसे ज़रा अच्छा नहीं लगता। इसे यही कहने लगता है कि देखो इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम अगर तुम इनकी हेल्प करने के लिए आई थी तो फिर ली संग को ही लेके आती। ये उसे क्या ही कहती, चुप करके बैठी रहती है। अब ये लोग इन पपीज़ को लेके हॉस्पिटल ही पहुंच जाए होते हैं। असिस्टेंट तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो नन्हे मेहमान तो यहाँ पे आए हैं ना। ये भी प्यार से इसे देखने लगती है। अब फिर जैसे जाने लगती है तो वो पीछे से इसे रोक लेता है। जीजुल उसके हैंड पे मेडिसिन ही लगाने लगा था कि तुम्हें अपना भी तो ख्याल करना चाहिए ना, हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हो। उसका ये गेस्चर आहनजा को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वेल वो फिर ये सब करने के लिए उसे थैंक्स कहती वहाँ से चली जाती है। रात को वो तो जीजुल के बारे में ही सोच सोच के काफ़ी परेशान हो रही होती है कि अभी तक उसे वो सारी मेमोरीज याद क्यों नहीं आ रही हैं जो कि उसने मेरे साथ ही बिताई थी। अगले दिन जैसे ही ये बाहर आता है ना तो तभी अचानक ली संग इसके पास एक डॉगी लेके आया होता है कि देखो ये सियोन का है और इसने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली हैं और जिसकी वजह से इसकी कंडीशन ख़राब है, सो प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखना। अब सियोन तो स्कूल चला गया था ना तो पीछे से ये फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर देता है। बातों ही बातों में यहाँ पे ली संग उसे बताने लगता है कि सियोन ने तो घबरा के आहनजा को ही कॉल की थी, बट वो तो जल्दी में आते हुए ये भूल गई थी कि कल उसने अपनी साइकिल के पार्ट्स
तुम्हारी साइकिल में लगा दिए थे ताकि तुम्हारी वो ठीक हो जाए। और इसी जल्दी में आते आते ना रास्ते में ही साइकिल तो ख़राब थी ना, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। सो उसके पाँव पे फ्रैक्चर होने की वजह से वो आ ही नहीं पाई। और इसे कहते हैं कि देखो वो ज़ख्मी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर वो इतना ज़्यादा तुम्हारा ख्याल क्यों रखती है। और इसी बात से ही ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। वैसे भी तुम हम दोनों के बीच ही आए हो, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है ना तुम यहाँ से चले जाओ, यही बेहतर होगा। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। एंड देन फिर वहाँ से चलता बनता है। नेक्स्ट ये फिर आंजा को देखने के लिए उसके पास आ गया था। इतनी ज़्यादा इल होने की वजह से वो फिर भी अपने काम में ही बिजी होती है कि चलो यहाँ पे फारिग बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर ही लूँ। और इस बात से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि अभी भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था ना, आखिर तुम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बनती हो, दूसरों की परवाह करना आखिर कब छोड़ोगी। और यही कहने लगता है कि तुम्हें आखिर अपनी साइकिल के पार्ट्स मेरी साइकिल में डालने की क्या ज़रूरत थी, जैसे भी थी ठीक ही थी ना। अब यहाँ पे उसे आया तो थैंक यू कहने ही था, बट फिर गुस्सा करता हुआ चलता बनता है। अब ये भी सरप्राइज रह जाती है। खैर अब जैसे ही ठीक होती है तो फ़ौरन से पुलिस स्टेशन ही पहुँच आई थी कि मैं वहाँ पे बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो इसलिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। बट ऑफिसर इसे वहाँ से भेज देता है कि देखो अभी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई हो, सो तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। काफ़ी ज़्यादा रेन भी हो रही होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें सियोन को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने पपी को ही देखने के लिए आया था। अब यहाँ पे वो इसे थैंक्स भी कहते हैं कि आपकी वजह से ये ठीक हुआ। और फिर बातों ही बातों में इससे आंजा का जिक्र भी कर देते हैं कि क्या आप उससे नाराज़ हैं। मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे इसे फिर आंजा की कॉल आती है, ये फ़ौरन से इसे थमा देता है कि देखो अगर आपके बीच जो कुछ भी है ना वो सब कुछ क्लियर कर दो, और अगर आपने उससे कुछ भी बहुत बुरा कहा है तो उससे सॉरी बोल दो। पहले इससे पहले कि उसे कोई भी बात करता, यहाँ पे अचानक ही ना उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। इनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था। ये फ़ौरन से उनके पास चला आता है और यहाँ पे इन्हें इस कंडीशन में देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। इवन कि अब इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है, जितना उससे हो सकता था वो खुद से बेस्ट देता है। और ये सब करते करते अचानक ही हमें फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे उसके पेरेंट्स एक दिन ऐसे ही अपने विलेज में जा रहे थे और अचानक ही उनका भी ऐसे ही तेज़ बारिश में ना एक्सीडेंट हो गया। और तभी एक अंकल ने आके उसकी हेल्प की थी। तब आंजा भी उनके साथ ही थी। वह उसे इतना कुछ तो याद नहीं होता, इतना ज़रूर याद था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और इसी एक्सीडेंट में ही उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। अब फिर वो अपने पास्ट की मेमोरीज से वापस आता है। अगले ही लम्हे फिर हमें इसे हॉस्पिटल में ही बैठे दिखाया जाता है। आंजा को अभी तक होश नहीं आया था। दूसरे ऑफिसर की कंडीशन अभी काफ़ी बेहतर थी। ये उसके पास बैठ के अब यहाँ पे इससे पहले कि उसका हैंड टच करने की कोशिश करता, इतने में ऊपर से लीसंग आ जाता है। वो हैरान था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जैसे उसे पता चलता है कि इसने इसे यहाँ पे लाने में ना सबकी हेल्प की है, तो वो फिर उसे थैंक्स कहता है। ये फिर वहाँ से चलता बनता है कि अब मज़ीद मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। बाहर आकर ही बैठ गया था। इधर अब जैसे इसे होश आता है तो ये हैरान कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची, क्या दूसरे ऑफिसर ठीक हैं। तो वो उसे बताता है कि हाँ डोंट वरी, वो भी ठीक है। और यहाँ पे लीसंग उसे ये भी कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जीजुली था। अब तो ये फिर यहाँ पे बहुत ही उसकी थैंकफुल होती है कि उसने मेरी जान बचाई। इधर ये बाहर बैठा ही था, तभी फिर इसकी नज़र यहाँ पे लीसंग और आंजा पे पड़ती है, जो कि उसे ड्रॉप करने ही जा रहा था। ये भी फिर खैर क्या ही करता, इसलिए अब वहाँ से चला जाता है। और इसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसने नहीं देखा, बट लीसंग की नज़रें तो इस पे पड़ी चुकी होती हैं ना। इसके बाद हमें फिर अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है। हालांकि कल इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक होते ही सीधा अपने काम पे आ जाते हैं, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करते। वापसी पे ये तो फिर यहाँ पे जीजुल से मिलने के लिए ही पहुँच आई थी, बट असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चलता है कि वो तो इधर है ही नहीं। यह परेशान हो जाती है कि आखिर वो किधर गया होगा। दूसरी तरफ हमें फिर जीजुल को अपनी मॉम डैड की ग्रेव पे दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहा था। अब यहाँ से वापसी पे जाते हुए उसकी मुलाकात इससे भी हो जाती है। इससे पहले कि यहाँ पे आंजा उससे कोई भी बात करती, इससे अचानक एक मिस्टर ली नामी पर्सन की कॉल आ जाती है कि जल्दी से आओ, मेरा बुल बहुत बीमार है। ये भी फिर उसे एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से चला जाता है।
अब फिर तभी इसकी मुलाकात यहाँ पे लीसंग से हो जाती है। वो फिर इसे लिफ्ट दे के वहाँ से लेके जाने लगा था। अब रास्ते में इससे कहती है कि देखो तुमने जो मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी ना, मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। पर वो कह देता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, तुम थोड़ा सा और सोच लो, उसके बाद ही कुछ कहना। खैर वो भी चुप कर जाती है, इसे क्या ही कहती। इधर ये फिर उस बुल को देखने के लिए आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार था, और यहाँ पे इन अंकल से कहता है कि इसके जीने के चांसेस बहुत ही कम है। अब अंकल कह देते हैं कि ठीक है फिर तुम यूँ करो, इसे ना जहर का इंजेक्शन लगा दो कि चलो कम से कम ये जो अब इतनी ज़्यादा बुरी लाइफ गुजार रहा है उससे तो ये छुटकारा हासिल कर लेना। ये सब सुन के यहाँ पे इसे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ हमें लीसंग को ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पे दोनों विलेजर्स की ना एक मीटिंग ही होती है, और वो तो इधर यहाँ पे ज़बरदस्ती आंजा को भी ही लेके आ गया था कि यहाँ पे कोई भी फाइट हो सकती है। अब जैसे उन्हें लगता था बिल्कुल वैसे ही होता है। दोनों ग्रुप्स के बीच इसी बात को लेके फाइट हो जाती है कि हमारा विलेज बेटर है और हमारा विलेज बेटर है। अब ये बेचारी इनके बीच तो पिस के ही रह जाती है और उन्हें कहती भी है कि देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन सबसे काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी, ये तो अपने बाल तक खींच लेती हैं। खैर अब उसके यहाँ पे कौन सुनने वाला था। एक आंटी तो उसे ये ताना देने से बाज नहीं आती हैं कि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें छोड़ के चली गई, वैसे भी तुम्हारी यहाँ पे सुननी ही किसने है। इस बात से इस बेचारी का तो बहुत ज़्यादा ही दिल टूट जाता है। बाद में अपसेट बैठी थी कि लीसंग से कंफर्ट करने के लिए आता है। अभी ये कुछ टाइम अकेले में ही बिताना चाहती थी, इसलिए उससे एक्सक्यूज़ करती हुई चली जाती है। वो पीछे से बस इसे जाते हुए ही देखता रह गया था। या फिर वहाँ पे ही जा रही होती है जहाँ पे कि बचपन में इसने अपना कुछ टाइम जीजुल के साथ ही बिताया था। इधर फाइनली बुल को इसने इंजेक्शन दे दिया था और जिसकी वजह से वो मर गया होता है। अंकल काफ़ी ज़्यादा अपसेट तो थे। अब अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद इससे यही कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी ना, तब फिर थोड़े अरसा तुम मेरे पास ही रहे थे, उसके बाद ही तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे से तुम्हें लेके गए थे। खैर अब बातों ही बातों में उसे ये भी बता देता है कि आंजा और तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? मुझे तो खैर तुम भूल ही गए हो, खैर उसे तो याद करते ही होगे ना। और यहाँ पे उसे कुछ देता है कि ये आंजा को दे देना, अभी भी तुम लोगों की फ्रेंडशिप तो होगी। अब ये सारी बातें सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि फ्रेंडशिप, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब उसे पता चलता है कि ओह इसलिए आंजा मुझे ऐसे देखती थी कि मीन वो मुझे पहले से ही जानती है। ये तो यहाँ पे चलते चलते बिल्कुल उसी प्लेस पे ही आ जाता है जहाँ पे कि ऑलरेडी आंजा मौजूद होती है। वो अभी भी पास्ट की मेमोरीज में ही खोई हुई थी। अब इसे भी याद आ जाता है कि जब बचपन में मैं बहुत अपसेट हुआ करता था तब आंजा आके मुझे कंफर्ट किया करती थी। दोनों ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ये भी याद करते हैं कि वो एक दिन उसके साथ बिल्कुल इसी प्लेस पे ही आया था। अब ये अचानक जो कि उठ के जा रही होती है उसे अपने सामने देख के सरप्राइज रह जाती है। अब हमें पास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि जाते जाते वो डायरी जीजुल इसे ही देख के गया था कि तुम मेरा वेट करना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। इसके जाने से वो बहुत ज़्यादा परेशान तो हो गई थी। खैर दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पे जीजुल आंजा के पास आके उसे यही बताने लगा था कि मुझे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आ चुकी हैं। वह मुझे ये भी याद है कि हम दोनों फिर बचपन में कितने अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। खैर वो तो खुश हो जाती है कि चलो इसे कुछ तो याद आया। एंड देन इसी के साथ ही ये सीन तो कट। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये चोरी चोरी आंजा को देखने की कोशिश कर रहा था, बट वो तो आज सियोन को पिक करने के लिए आई ही नहीं थी। हॉस्पिटल में बैठा उसी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी एंट्री होती है सियोन की अपनी एक फ्रेंड हुई के साथ। उसका रैबिट बीमार था ना, तो इसलिए वो इन अंकल से कहने लगती है कि देखें प्लीज़ इसे जल्द से जल्द ठीक कर दे, वरना फिर मैं इसके बगैर क्या करूँगी। वो भी कह देता है कि डोंट वरी ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे जीजुल नोट करता है कि जैसे हुई ना सियोन से नाराज़ है, उससे बात नहीं कर रही है। जीजुल यहाँ पे हुई से यही कहने लगा था कि तुम्हारा रैबिट ठीक हो जाएगा, सो थोड़ी दिनों के बाद इसे आके ले जाना। खैर वो भी इन्हें गुड बाय कहती हुई चली जाती है। सियोन की तरफ तो देखती तक नहीं। अब बाद में वो देखता है कि ये बेचारा तो काफ़ी अपसेट बैठा हुआ था, सो इसके पास आके रीज़न पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सियोन उसे बताता है कि हुई मुझसे बहुत ज़्यादा एंग्री है। वह कुछ अर्सा पहले उसने मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा था, और इसी बात की वजह से ना वो मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है ना कि मुझसे बात तक ही नहीं कर रही। इवन कि उसने अपने फ्रेंड्स भी न्यू बना लिए हैं। ये बेचारा बहुत परेशान होता है। उससे भी कहने लगा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करके उसे मनाऊं, वो तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है। अब ये उसे तसल्ली देने लगता है कि पहले तो तुम परेशान होना बंद कर दो, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हो सकता है कि वो इस बात की वजह से अगर नाराज़ है भी सही ना, तो कुछ अरसे बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। उसे सोचने
सोचने के लिए कुछ तो टाइम दो ना, और वैसे भी उसे काम रहने दो, अभी उसे कोई भी बात ना करना। ये उसकी बात मान जाता है एंड देन फौरन से वहाँ से चला गया था। अब थोड़ी देर के बाद आहंजा की नज़र सियोन पे पड़ जाती है। ये काफ़ी अपसेट होता हुआ वहाँ से जा रहा था। वो इसे पकड़ लेती है कि तुम्हें क्या हुआ। अब ये इसने सारी बात का उसे बता दिया था, और ये भी कि आखिर जीजुल ने उसे क्या मशवरा दिया है। यहाँ पे वो उसे कहती है कि अगर मेरी एडवाइस मानो ना तो तुम उसके दिए आइडिया पे बिल्कुल भी अमल मत करना। देखो इस तरह वो तो तुमसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी कि तुम आखिर उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम जाके ना हुई से अपोलोजाइज़ कर लो, उससे कहो कि मैं वो भूल गया था। सो इसलिए नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कोई भी नहीं होगी। ये भी कह देता है कि ठीक है, मैं आपका ही कहा मानूंगा। अब थोड़ी देर के बाद रोता हुआ जीजुल के पास पहुँचता है कि देखे ना, मुझे फिर आहंजा ने ना बहुत ही उल्टा मशवरा दिया था, मैंने आपकी एक भी नहीं मानी, और जाके फिर उससे सॉरी बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। बट ना, वो मेरी कोई भी नहीं सुनने वाली है, इवन कि बस मुझे इग्नोर ही किए जा रही है। अब ये उसे कहता है कि देखो जो मैंने कहा था ना, एक दफ़ा तुम्हें वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी। अब ऐसे ही तो होता है ना। खैर ये भी फिर फ़ौरन से कह देता है कि ठीक है, अब की बार पक्का मैं आपकी बात ही मानूंगा। वैसे भी मैंने सुना है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए मुझे पहले भी आपका ही कहा मानना चाहिए था। खैर अब थोड़ी देर के बाद जैसे ये काम पे जाता है ना, तो कोइंसिडेंटली इसकी मुलाकात आहंजा से हो जाती है। वो इसे कोई बात तो करना चाह रहा था, बट ऊपर से लीसंग की एंट्री हो जाती है। खैर उसके आते ही ये तो वहाँ से चलता बनता है। पीछे से ये उसे बताता है कि मैं ना किसी काम के सिलसिले में सिटी जा रहा हूँ, सो अगर तुम्हें कुछ मंगवाना है तो मुझे बता सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हूँ ना। वो फिर यहाँ पे स्माइल करने लगती है और इसे ये भी कहने लगी थी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मंगवाना, सो तुम बिना चिंता के ना यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी मुझे किस चीज़ की कमी है। वो भी फिर इसे अपना पीछे से ध्यान रखने का कह के स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें फिर जीजुल को हॉस्पिटल में ही बैठे दिखाया जाता है। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से बात करने में ही बिजी था। उसे बता देता है कि मुझे ना पहले पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी है। खैर अब तो पता चल गया। वो ये सुनकर सरप्राइज एंड देन उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी फ्रेंड प्रीति है। खैर ये तो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ यहाँ पे उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अभी फिर बैठा ही होता है कि तभी फिर हुई भागती हुई इसके पास आती है कि देखे ना, मुझे अभी अभी सियोन का मैसेज मिला है, वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा, इवन के यहाँ पे मुझे छोड़ के ही चला गया। ये सब देख के वो परेशान भागा भागा फिर पुलिस स्टेशन पहुँचता है कि देखे सियोन गायब हो गया है, सो इसलिए हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब तो इसकी हेल्प करने के लिए आहंजा इसके साथ ही आती है। अब जब उसे पता चलता है कि इसी के कहने के मुताबिक ही ना वो फिर हुई की नज़रों से दूर हुआ है, तो वो इस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर एक बच्चे को ऐसा मशवरा देने की क्या ज़रूरत थी। ये कहता है कि मैंने देखो उसे ये तो नहीं कहा था ना कि घर छोड़ के ही चला जाओ, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि तुम बस अभी फ़िलहाल के लिए हुई से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करती है। दोनों अब इससे पहले कि मज़ीद कोई बहस करते हैं, इतने में फिर आहंजा को कॉल आ जाती है कि हमें ना सियोन का पता चल गया कि वो कहाँ पे है, सो आप लोग जाके उसे ले आओ। ये दोनों अब उसके पास पहुँच आए होते हैं। सियोन तो जीजुल से यही पूछने लगते हैं कि क्या हुई ने मेरा पूछा था, तो वो उसे कह देता है कि हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब ये सब सुन के ना ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड देन इसे थैंक यू कहने लगा था कि आपका दिया आइडिया तो एकदम काम का ही निकला ना। अब तीनों मिलके घर जाने लगते हैं। अब ये उसे ड्रॉप करके जैसे ही वापस आती है ना, तो सामने से यही खड़ा हुआ था। ये यहाँ पे इसका हाथ पकड़ के यही कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं वो सारी मेमोरीज याद ना कर सका जो कि बचपन में हमने साथ ही बिताई थी। अब यहाँ पे इसने उसका हाथ पकड़ा था। ये सब देख के ना आहंजा को तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो ऑलरेडी उसे माफ़ कर चुकी थी। अब नेक्स्ट डे हमें फिर दिखाया जाता है कि ये तो पुलिस स्टेशन में ना एक साइकिल को ये बार बार देखे जा रही होती है। दूसरे भी हैरान होते हैं कि इसे हो क्या गया। पहले साथ ही साथ स्माइल भी करने लगी थी। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि इसके पास ना वापस जाने के लिए अपनी साइकिल तो थी ही नहीं, तो इसे रोक के ना फिर जीजुल ने अपनी साइकिल ही दे दी थी कि तुम इस पे जा सकती हो, और साथ ही साथ इसने अपना ख्याल रखने का भी कह दिया था। और उसका ये गेस्चर आहंजा को बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है। इधर ये काम पे आया ही था कि तभी कुछ आंटीज़ की ना गॉसिप सुनने लगता है। अब इसे पता चलता है कि जो पास वाले गांव की एक और आंटी है ना, जो कि वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, वो आहंजा के बारे में बहुत बुरी बातें कर रही थी। और उस दिन मीटिंग में भी ना उसने उस बेचारी का बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये सब सुन के इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि आखिर वो खुद को समझती क्या है। तभी थोड़ी देर के बाद जो कि वहाँ से जा रहा था कि वही वाली आंटी भागी भागी इसके पास आती है कि पास वाले गाँव में ना मेरी मम्मा रहती हैं और उनका डॉगी बहुत ज़्यादा बीमार है, सो क्या तुम जाके उसे देख सकती हो। ये उसे तो मना करने लगा था, बट यहाँ भी उसे रोक देती है कि देखो ऐसा ना करो,
करो, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा, मुझे ना शॉर्टकट का पता है, हम दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे हैरान हो रहा होता है कि यही तो आंटी है ना जो कि तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला कहती रहती हैं, फिर भी तुम उसकी साइड ले रही हो। खैर इसे लेकर जाने लगी थी। वो रास्ते में इसे कहती है कि देखो अब हम जैसे समझते हैं ना वैसे तो कुछ नहीं होता ना, वो आंटी दिल की बहुत अच्छी है, बस ऊपर ऊपर से ऐसे ही कह दिया करती हैं, सो इसलिए तुम्हें मेरे लिए ना परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जाते जाते इतना ज़ोर का जंप लगता है, इस बेचारे का सर तो गाड़ी में ही टकरा गया था। ये देख के यहाँ पे आंजिया तो स्माइल करने लगती है। दोनों फिर उन ग्रैंडमा के पास पहुँच आए होते हैं, उनके डॉगी का इलाज करके अब फिर ये वापस से जाने लगे थे। जैसे ये ग्रैंडमा को गुड बाय कह के जाने लगती हैं तो उन्हें ये खाने के लिए कुछ दे भी देती हैं। ये देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बाद में जब इनकी नज़र गाड़ी पे पड़ती है तो उसका टायर तो पंक्चर हो चुका था। ये परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। खैर पास में ही एक शॉप थी, सो इसलिए इसे जुड़ने में काफ़ी टाइम तो लग जाना था ना, तो उसी बीच ना ये उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पे लेके आ जाती है। साथ ही साथ उससे अपोलोजाइज भी करने लगी थी कि देखो मैं ही तुम्हें यहाँ पे लाई थी ना कि हम जल्दी वापस चले जाएंगे, बट देखो ना इतनी लेट हो जाएगी, प्लीज़ नाराज़ मत होना। वो कहता है कि कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे मानो कि दोनों बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स बन चुके हों जैसे कि बचपन में हुआ करते थे। अब ये उसे ड्रॉप करने के लिए आया ही था कि तभी यहाँ पे अचानक एक लड़की की एंट्री होती है, जिसे देख के ये तो एकदम सरप्राइज रह गया था। और ये कोई और नहीं बल्कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिन ही होती है। इन दोनों को एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते देख के ना ये तो समझ जाती है कि ज़रूर ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए फिर वहाँ से चली गई थी। इधर हॉस्पिटल में हमें इसके फ्रेंड यून को दिखाया जाता है, जो कि अब अपने ही फ्रेंड से मिलने के लिए पहुँच आया था। ये इधर उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, वैसे भी हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा है, हम दोनों में जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। ये उसे कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं मानती हूँ कि पास्ट में मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी, बट मैंने अब उन्हें सुधारने का सोच लिया है। अब प्लीज़ मुझे एक हफ़्ता तो दे दो ना, मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर तुम्हारे दिल में फिर से पहले जैसी फीलिंग्स डेवलप करके रहूँगी। वो इसे यहाँ से जाने को कहने को बोल रहा था, बट ये नहीं मान रही होती। अब तभी इसकी नज़र पड़ती है अपने फ्रेंड जुन पे, जो कि अचानक ही यहाँ पे आ टपका था। वो तो यहाँ पे अब अपने फ्रेंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था कि ज़रूर तुम्हारी वजह से ही मिन को पता चला होना है कि मैं यहाँ पे हूँ, और वाकई में ऐसी ही बात थी। खैर ये साहिबा उसे बताती है कि देखो तुम्हें ना मुझे लेके ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे घर नहीं रहूँगी, बल्कि मैंने तो कहीं और स्टे करने का अपना फुल अरेंज कर लिया है। वो हैरान कि तुम कहाँ पे रहोगी। इधर हमें फिर वुमेन एसोसिएशन प्रेसिडेंट के घर का ही सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे अचानक इनके घर में ना कोई गड़बड़ी हो गई थी, सो इसलिए फ़ौरन से ये आंजा को बुला लेती हैं और उसे कहती हैं कि हमारे यहाँ ना एक गेस्ट आई हैं, सो प्लीज़ क्या तुम उसे अपने घर में स्टे करवाओगी, वैसे भी तुम्हारे घर में इतनी सारी जगह तो है सही ना। ये फ़ौरन से मान जाती है। अब जाके उसे पता चलता है कि वो वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मिनी ही है। अब उसके साथ यहाँ पे जीजुल को देख के ना सारी लेडीज़ यही समझने लगती हैं कि ओह तो जिस गर्लफ्रेंड का तुम जिक्र कर रहे थे क्या वो ये है, कितनी प्रीटी है ना। तो इन सबको कुछ कहना तो चाह रहा था, बट इतने में ऊपर से एंट्री हो जाती है ली संग की। अब उसे देख के सारे इससे यही कह के इंट्रोड्यूस करवाने लगती हैं कि ये तो फिर हमारी आंजा का ही बॉयफ्रेंड है। अब ये सुन के इसे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये आंटीज़ क्या कह रही हैं। ये फ़ौरन से कह देती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम दोनों तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। खैर आंजा तो फिर बाद में इसे अपने घर ही लेके आ गई थी, और मिन को उसका घर बहुत ही पसंद आता है कि ये कितना नाइस है एंड पीसफुल भी। अब इधर बाहर ये दोनों एक दूसरे को घूर के ही देख रहे होते हैं। इसे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि चलो मुझे इतना तो पता चल गया ना कि आंजा इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इससे पहले कि इन दोनों के बीच मजीद कोई भी बात होती, ऊपर से एंट्री होती है आंजा की। अब ली संग तो उसे जल्दी से वहाँ से लेके जाने लगा था कि मैंने तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। दोनों ही बाहर आ गए थे। जी जूल तो घर में आके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है कि जिसकी तो कोई हद ही ना हो, और यहाँ पे अपने फ्रेंड पे ही भड़क गया था कि देखो तुम्हारी वजह से ही मिन यहाँ पे आई है, अब उसका क्या करें। अब देखो ना मिन की वजह से ही ना यहाँ पे फिर आंजा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो तो यही समझ रही होगी ना कि शायद वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है। खैर अब इसने एक फ़ैसला कर लिया था, और वो ये होता है कि अब फ़ौरन से मिलने के लिए इन दोनों के पास ही पहुँच आया होता है। एंड देन इसके क्लोज आके यही कहने लगा था कि आंजा प्लीज़ तुम गलत मत समझना, मिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है।
एंड ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। आंद्रा तो उसकी बात सुन के उसे यही कहने लगी थी कि तुम इतनी दूर मुझे बस यही बताने के लिए आए थे। वो फिर आगे से कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या कहूँ। सो इसलिए यही कहने लगा था कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो जस्ट वॉक करने के लिए आया था। सो सोचा तुम्हें ये भी बता दूं कि मीन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। खैर ये फिर यहाँ पे उसे एक्सक्यूज़ करती हुई चली जाती है। रात के वक्त हमें मीन और इसे साथ में ही बैठे दिखाया जाता है। वो इसके सामने ये मान लेती है वाकई में अब उसका और जीजुल का कोई रिश्ता नहीं है। पहले वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहा करते थे, बट फिर बाद में उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि इनका ब्रेकअप हो गया। इसे ये कहने लगती है कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं दोबारा से चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह हो जाए। सो क्या तुम जीजुल के साथ मेरा पैचअप करवाने में हेल्प करोगी? वो अब उसे क्या ही कहती, यहाँ पे फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है जैसा तुम कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमें फिर लीसंग को दिखाया जाता है। वो तो इधर आंजा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेके आया था, बट उसमें हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो जाके उसे दे सके। अगले दिन ये तो आंजा को थोड़ा बहुत तैयार भी कर देती है कि देखो तुम तो एक गर्ल हो ना, वैसे भी तुम्हें तैयार होके रहना चाहिए। अब इसे तो थोड़ा सा मेकअप हैवी लग रहा होता है कि सारे लोग ये देख के क्या समझेंगे। अब यहाँ पे ये उसे तसल्ली देने लगती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमें वही करना चाहिए ना जो कि हमें अच्छा लगता है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। सो इसलिए तुम परेशान मत हो, वैसे भी आज तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। खैर ये भी फिर कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पे वो इससे कॉफ़ी का पूछने लगी थी कि वो कहाँ पे मिलेगी। ये फिर उसे लीसंग की प्लेस पे लेके आ जाती है और वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे तो ये वाला इन्वायरमेंट काफ़ी पसंद आ रहा था। इधर लीसंग को तो आज आंजा इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है कि वो तो इसके साथ जल्दी से एक फ़ोटो बनवा लेता है। ये उसे कहती है कि देखो डिलीट तो कर दो ना, बट वो नहीं करने वाला था। ये तो जीजुल से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल के बाहर ही पहुँच आई होती है। यहाँ पे सियोनी से देख के हैरान और यही पूछने लगा था तो क्या आप वही हैं जो कि कल सियोल से यहाँ पे आई हैं? मुझे पता चला है कि आप काफ़ी प्रीटी हैं और वाकई में ऐसी बात है। और साथ ही साथ इसे ये भी कहने लगा था कि गांव की लेडीज़ तो ये भी कह रही थी कि आप तो जीजुल की गर्लफ्रेंड है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये सच्ची बात नहीं है ना? मैं जितना जानता हूँ वो तो चोरी चोरी आंजा को ही देखा करता है, मीन कि वो उससे लव करता है। ये सुन के अब यहाँ पे ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा होगा ना। इधर आंजा को देख के ना सारे ऑफिसर उसकी तारीफ़ें करने लगती है। ये भी पूछने लगे थे कि आज क्या कोई ख़ास दिन है जो इतना तैयार होके आई हो। खैर ये उन्हें क्या ही जवाब देती, यहाँ पे चुप करके बैठी रहती है और ये भी कहने लगी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में फिर हमें जीजुल को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त लीसंग और आंजा की फ़ोटोज़ देख के काफ़ी जेलस फील करने लगा था। ये भी नोट कर लेता है कि आज तो आंजा ने बहुत प्यारा मेकअप किया। ऊपर से एंट्री हो जाती है मिन की। इसे देख के ये सरप्राइज़ कि तुम इधर क्या कर रही हो। अभी इसके काम का टाइम हो चुका था, सो वहाँ से जाने लगता है। वो इसे रोक देती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब ये उसे मना तो नहीं कर पाता ना, इसलिए दोनों काम पे आ चुके थे। यहीं पे ही आसपास जो कि आंजा एक काम के सिलसिले में आई थी गुजर रही होती है, तो तभी उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, इवन कि उसने मिन का क्या मेकअप भी उतार ही दिया था। अब जैसे ही अचानक जीजुल की इस पे नज़र पड़ती है ना, तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि इसने अपनी ये क्या हालत बनाई हुई है। ये तो जल्दी से फेस वॉश करके आ गई थी, अब तो फिर मिन ने भी इसे देख लिया था। ये तो इसे टॉवल दे देता है कि तुम अपना फेस साफ कर सकती हो। अब इन्हें एक दूसरे का इतना ख्याल रखते देख के ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इवन के सैड भी। बाद में तीनों मिलके काम करने के लिए आंटीज़ की प्लेस पे ही आ चुके थे। अब यहाँ पे बातों ही बातों में ना ये जानबूझ के लीसंग का जिक्र कर देती है और उससे पूछने लगी थी कि क्या वो स्कूल लाइफ में तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, और वैसे भी गर्ल्स का तो क्रश वो रहा ही होना है। मुझे पता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट और हैंडसम भी है। ये उसे बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल बहुत सारी गर्ल्स उस पर मरती थी, इवन कि मैं भी, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता था। अब उसके मुंह से लीसंग की तारीफ़ें सुन के ना यहाँ पे इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। खैर अब ये भी फिर मिन को बताने लगता है कि ऑलरेडी बचपन में मैं भी आंजा को जानता हूँ, हम भी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। इससे पहले कि कोई और बात करता ये उसे जार्स थमा देती है कि जाके इसे स्टोर रूम में रखा हो। अब उसके जाते ये पीछे से पूछने लगी थी कि क्या वाकई में तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते? ये भी कह देती है कि हाँ बचपन में जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो तब वो इधर आया था, तभी से ही हम दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। बट ये तो बहुत पहले की बात है ना, अब नहीं है।
ये काम के सिलसिले में जैसे ही वहाँ से जाती हैं, इतने में ऊपर से ये भी आ गया था हांजा, तो इसे इग्नोर करने की कोशिश करने लगती है। वो हैरान होता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, जब से मीन आई है तुम काफ़ी बदल चुकी हो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पे उसे यही पूछने लगा था, क्या वाकई में बचपन में तुम्हारा फर्स्ट क्रश ली संग था? अब ये उसे कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पे उसे इसके और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगा था कि क्या जब तुम उसे देखती हो या उससे बातें करती हो तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है या नहीं? अगर तुम मुझे बता दोगी मुझे पता चल जाएगा कि वाकई में तुम उससे लव करती हो। खैर अभी तो जैसे वो इसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और फिर फ़ौरन से वहाँ से चली भी गई थी। अब इसका ये एटीट्यूड देख के सारे सरप्राइज रह जाते हैं कि अचानक आंजा को क्या हो गया। बाद में जैसे ही फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पे इसे उसी लेडी का ही पार्सल मिलता है जो कि अक्सर इसे परेशान किया करती है। इसे कॉल करके ये भी कहने लगी थी कि मैंने तो यही वाला पार्सल पहले ही जीजुल को भी भेजा था बट उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यही कहा था कि आंजा को भेज दो और साथ साथ तुम्हें पता है उसने मुझे आज क्या कहा, ये भी कि आइंदा के बाद ना मैं तुम्हें बुली करने की ज़रा भी कोशिश ना करूँ क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। ये तो हैरानगी वाली बात है ना। यहाँ पे ये आंटी को क्या ही कहती है, बस चुप करके उनकी बातें सुनती रहती है। दूसरी तरफ ये मैडम फिर से इसके पास आ टपकी थी और इससे अपने और उसके रिलेशनशिप के बारे में ही बात करने लगती है कि देखो मैंने बहुत सोच लिया, बल्कि मैं तो पछता रही हूँ कि पास्ट में मैं आखिर तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त क्यों ना बिता पाई। इवन के यहाँ पे उसे किसी कर लेती है। अब ये सारा सीन जो कि पीछे खड़ी आंजा देख चुकी होती है, बेचारी एकदम शॉक रह जाती है। ये तो फ़ौरन से उसके पास आके ना यहाँ पे उसकी हेल्प करने लगता है सामान समेटने में और साथ ही साथ कोई एक्सप्लेनेशन भी देना चाहता था बट ये तो फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर इन दोनों को घर में ही बैठे दिखाया जाता है। वो इससे फिर से जीजुल को लेके ही बात करने लगी थी कि क्या तुम दोनों फ्रेंड्स से बढ़ के कुछ हो, क्योंकि मैंने आज नोट किया है कि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो मुझे बता सकती हो। अब ये उसे क्या ही कहती, फ़ौरन से झूठ बोल देती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम सोच रही हो कि हम दोनों के बीच लव है तो ये बस तुम्हारा वहम ही है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमें फिर जुन को दिखाया जाता है कि जो कि अपने फ्रेंड से अब मिलके उसे गुड बाय कह के जाने लगा था और साथ ही साथ उसे ये मशवरा भी दे के जाता है कि देखो जितना जल्दी हो सके ना तुम आंडा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लो, ये ना हो कि बहुत लेट हो जाए। अब रात के वक्त तो आंडा फाइनली बात करने के लिए लीसंग के पास पहुंच आई थी और उससे अपने दिल की बात शेयर कर लेती है कि मैंने बहुत सोचा है कि तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप को लेके, बट मैं बस एक ही नतीजे पे पहुंची हूँ कि वाकई में मेरे दिल में ना तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं तो जस्ट जीजुल को ही पसंद करती हूँ। इसके लिए उससे अपोलोजाइज करने लगी थी, इवन के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। अब यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू ये तो बिल्कुल नहीं देख सकता था, इसलिए फ़ौरन से उसका मूड फ्रेश करने के लिए यही कह देता है, देखो तुमसे रिजेक्ट तो मैं हुआ हूँ पर तुम क्यों रो रही हो, वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स तो हैं ही सही ना, हम दोनों एक दूसरे का पहले की तरह ही ख्याल रखेंगे। अब ये सुन के इसका मूड थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। अगले दिन अब जैसे ये हॉस्पिटल पहुंचता है तो सामने से ऑलरेडी मिनी इसका वेट कर रही थी। वो इससे यही कहने लगती है, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, वैसे भी पास्ट में जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं मज़ीद तुम्हें तंग नहीं करना चाहती हूँ। अब ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि मैंने तो इधर से जाने का भी फैसला कर लिया है। अब इसने भी सोच लिया था कि चलो मीन तो यहाँ से चली गई है, सो फाइनली मुझे अपनी फीलिंग्स आंजा से कन्फेस कर लेनी चाहिए। उसे देखने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है बट वो तो वहाँ पे थी नहीं। फिर फ़ौरन से लीसंग के पास आता है, वो भी कहता है कि अभी तो फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाती तब तक तुम यहाँ पे उसका वेट कर सकते हो और साथ ही साथ काम में हमारी हेल्प भी करवा दो। वो भी फ़ौरन से मान जाता है एंड देन दोनों यहाँ पे काम कर ही रहे होते हैं कि इतने में आंजा भी आ जाती है, वही नहीं ऐसे देख के सरप्राइज। खैर फिर इसे इग्नोर करती हुई ना साइड पे चली जाती है। अब वो भी इसके पीछे आ गया था। जीजुल से अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, वो तो फिर इसके क्लोज आके फाइनली अपने लव की कन्फेशन कर लेता है, इससे पहले कि ये उसे कोई भी जवाब देती। अब यहाँ पे इसके ऊपर पीचेस गिरने ही लगे थे कि वो आगे हैंड कर लेता है, उसे फुल प्रोटेक्ट करता है। खैर अब ये सब देख के ना इसे तो अच्छा लगता है बट
साथ ही साथ उससे ये भी कह देती है कि देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करती हूँ, और वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे तुम छोड़ के चले जाओ तो मेरा क्या बनेगा। ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाते वक्त रास्ते में इसकी मुलाकात असिस्टेंट से हो जाती है। उसके थ्रू इसे पता चलता है कि जीजुल के ग्रैंड पेरेंट्स ना बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, सो इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के ये बेचारी तो और ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी कि मैं उसके बिना अब कैसे रह पाऊँगी। खैर यहाँ से जा रही होती है कि अचानक मिन की एंट्री होती है। वो इसे गुड बाय कहने ही आई थी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए विलेज छोड़ के जा रही हूँ, और वैसे भी जीजुल के दिल में ना मेरे लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके जाते ही ये भी भागी भागी फिर फौरन से हॉस्पिटल पहुंचती है, और फिर जल्दी से इसे यही पूछने लगी थी कि मैंने सुना है कि तुम गांव छोड़ के जा रही हो, क्या ये सच है। तो वो भी कह देता है कि हाँ सच है, और वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब ये फिर उससे फाइनली अपनी लव की कन्फेशन कर लेती है कि देखो मैंने पहले झूठ बोला था, एक्चुअली मैं भी तुमसे लव करती हूँ। एंड देन ये कह के फौरन से उसे किस कर लेती है। अचानक ही आंजा के किस करने पे जीजुल तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। इससे पहले कि दोनों के बीच कुछ भी बात होती, असिस्टेंट के आने की वजह से ये घबरा जाते हैं और फ़ौरन से इसे छुपा देता है। सो इस तरह उसकी नज़र इस पे पड़ ही नहीं पाती। आज से दोनों रिलेशनशिप में तो आ चुके थे, बट अभी के लिए ना आंजा उसे कह देती है कि देखो हमें ना अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। अगर गांव वालों को पता चला ना, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। ये उसे कहता है कि डोंट वरी, तुम जो भी कहोगी ना मैं वही मानूंगा, किसी को ज़रा भी नहीं पता चलेगा। ये फिर उसके जाते ये ब्लश करने लगती है। आज तो आंजा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। रात को फिर ये चोरी चोरी उससे मिलने के लिए आ जाया करता है। सो स्वीट ना। आज की रात इन लोगों ने डेटिंग करने का भी फैसला कर लिया था, और कहाँ जाना है वो प्लेस जीजुली डिसाइड करता है। वो इसे लेके हॉस्पिटल ही पहुँच आया था, और यहाँ पे उसे अपना क्लिनिक दिखाता है कि देखो मैं यहाँ पे काम किया करता था। ये तो इधर आके बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोनों मिलके खाना भी खाते हैं। इसके बाद जैसे ही वापस आते हैं ना, तो तब तक सुबह हो चुकी थी। खैर इन्हें इतना तो रिलीफ होता है ना कि चलो कम से कम किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में अभी पता तो नहीं चला ना। अब फिर नेक्स्ट हमें पुलिस स्टेशन का ही सीन दिखाया जाता है। इसे यूँ ब्लश करते देख के, स्माइल करते देख के ऑफिसर्स परेशान कि इसे आखिर हो क्या गया है, पहले तो ये ऐसे नहीं हुआ करती थी। अब फिर इससे मिलने के लिए जीजुली पहुंच आया था। वो एक बहाने से इसे अपने साथ चलने को बोलता है कि इस तरह कम से कम इसके दूसरे साथियों को तो पता नहीं चलेगा ना कि आखिर हमारे बीच क्या चल रहा है। गाड़ी में आके वो इसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, इवन के किस करने की भी, बट तभी एंट्री होती है हुई और सियोन की। वो दोनों इन्हें यही बताने आए थे कि आज से मैं और हुई ना रिलेशनशिप में है, और इस बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को ही बता रहे हैं। सो प्लीज़ किसी को मत बताना, वरना पता है ना कि यहाँ के लोग कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। इवन कि इन्हें रिश्वत के तौर पे ना कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी देने लगे थे कि प्लीज़ बस हमारे बारे में किसी को ना बताना। ये उन्हें अश्योर करवाते हैं कि डोंट वरी, किसी को नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट फिर आंजा को दिखाया जाता है। वो अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। पहले तो वो हेल्प किया करती थी कि सबके दिल में जगह बनाए और कोई उसके बारे में ना बुरे वर्ड्स बोले ही ना, बट अब उन सबसे कह देती है कि तुम लोग मेरे बारे में जो भी सोचते हो ना, सोचते रहो, अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम लोगों की इसलिए हेल्प कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग एल्डर्स हो और मुझे आप लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो हैरान के आज तो आंजा काफ़ी चेंज लग रही है। ये फिर चोरी चोरी मिलने के लिए जीजुल के पास पहुँच आई थी। दोनों ने गाँव में मौजूद एक रेस्टोरेंट में ही ना आज खाना खाने का सोचा था। अब वहाँ पे मौजूद आंटी को शक ना हो, इसलिए उनके सामने एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह मिलते हैं, और इस तरह उन आंटी को ज़रा भी शक नहीं होता कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। अब खाना खाने के बाद फ़ौरन से ये उसे लेती हुई ली संग की प्लेस पे ही आ गई थी। एक्चुअली मैं ये उसे बताना चाहती थी कि वो और जीजुल एक हो चुके हैं, सो इसलिए उसे ना मज़ीद अब इसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बस उसका रिएक्शन ही देखना चाहती थी। वो कहता है कि देखो मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो तुम दोनों साथ में हो, सो इसलिए टेंशन मत लेना कि मैं तुम्हारे बारे में अब क्या सोचता हूँ। हम दोनों पहले की तरह फ्रेंड्स हैं, सो जब भी परेशान हुआ करना मुझसे मिलने के लिए आ जाना। और ये भी कहने लगा था कि इसने अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की ना, तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलना, इसकी हड्डियाँ तो मैं फिर तोड़ के ही रख दूंगा। खैर इस बात पे वो स्माइल करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा होता। इन आंटीज की वजह से परेशान होकर रह जाते हैं, कोई ना कोई ऊपर से आ ही जाया करता है। आज का जो कपल एक्सपोज हुआ था वो थी असिस्टेंट ली और इसका फ्रेंड जुन। सभी को पता चलता है कि ये दोनों तो
रिलेशनशिप में थे और इन्हें पता ही नहीं चला। खैर अब ये उससे यही कहता है कि देखो असिस्टेंट लीना बहुत ही अच्छी हैं, सो क्या तुम वाकई में उसे लेके सीरियस हो? तो ये कह देता है कि हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। इवन कि हम दोनों ने शादी करने का भी सोच लिया, वो मेरे साथ बहुत हैप्पी है। अब वो भी रिलीफ फील करता है। अगले दिन आंजा और जीजुल ने मिलकर मूवी देखने का प्लान बनाया था, बट कामों में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि इन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता। बेचारी आंजा भी काम कर कर के थक जाती है। अब बाद में असिस्टेंट इसे इनवाइट करते हैं कि चलो आज का डिनर हम मिलके करते हैं। ये भी कैसे मना करती, उनके साथ खाने के लिए आ जाती है। अब जीजुल इसे मैसेज करता है कि देखो मैं एक जगह पे तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ, आज तो सारा दिन हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए हैं, सो आ जाना। अब तभी ये जा रही होती है कि रेस्टोरेंट में कुछ लोगों की फ़ाइट हो जाती है। उनसे निमटते निमटते इसका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इधर ये बैठा उसके आने का वेट ही करता रह गया था और आंजा को तो रेस्टोरेंट में बहुत गुस्सा आई जा रहा था कि क्या है, मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल रहा कि जाके मैं ज़रा जीजुल से मिल ही आऊँ। और इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसे आंटीज़ देख के हैरान कि तुम इधर क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात के वक्त। वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, मौसम कुछ अच्छा हो रहा था तो इसलिए मैं वॉक करने के लिए आ गया। इतने में एंट्री होती है आंजा की, जो कि इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में लग रही थी कि सभी हैरान होते हैं। ये तो अब जाके स्पीकर में ही सबको बता देती है कि मैं और जीजुल अब से रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हम दोनों के बीच ना अब मज़ीद टांगे अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो हमें थोड़ी सी भी स्पेस नहीं दे रहे हो। चलो फाइनली इसी ने ही कहा था कि अपना रिलेशनशिप एक्सपोज नहीं करना, और आज ये रिवील कर देती है। खैर यहाँ पे आंटी जी ने कहती हैं कि तुम दोनों को क्या लग रहा था कि हमें पता नहीं है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग तो ऐसे प्रीटेंड कर रहे थे कि जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। सो हमारी एक्टिंग कैसी लगी? ये सुन के दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं। खैर जो भी था, अब सबको इनके रिलेशनशिप का पता चल गया था ना, सो इसी बात से ही खुश होते हैं कि चलो कम से कम अब हमें चोरी छुपे तो नहीं मिलना पड़ेगा ना। अब इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का ही सीन दिखाया जाता है। जीजुल वापस सिटी चला गया था। दोनों की अक्सर बात हुआ तो करती है, बट उसने नहीं बताया था कि अचानक ही स्टेयर्स से गिरने की वजह से उसके हैंड पे चोट लग गई है। अब जैसे इसे पता चलता है तो यहाँ पे जीजुल पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि ये बात कम से कम मुझे बतानी तो चाहिए थी ना, बट तुमने नहीं बताई। खैर वो बेचारा अब क्या ही कहता, उसने तो इसलिए इसे नहीं बताया था ताकि ये उसे लेके ज़्यादा परेशान ना हो। अब उससे लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये फ़ौरन से लीसंग के पास पहुँच जाती है कि देखो मैं जीजुल को मिस भी कर रही हूँ, बट मैंने उसके साथ फ़ाइट भी कर लिया है। वो इसे कहता है कि देखो डोंट वरी, मैंने वैसे भी सिटी जाना है, सो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? इसी बहाने से उससे मिल लेना। ये भी वहाँ से जाने लगी थी। इधर ही हमें जीजुल को दिखाया जाता है, वो भी विलेज इससे मिलने के लिए ही आ रहा था। अब जैसे ही ये क्लिनिक पहुंचती है तब तक वो वहाँ पे था ही नहीं। फ़ौरन से इसे कॉल करती है कि देखो मैं कब से तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ, कहाँ पे आओ, जल्दी से आ जाओ। ये फ़ौरन से उससे मिलने के लिए पहुँच जाता है। अब ये कैसे हो सकता था, वो बुलाती और ये ना आता। इसे अपने लिए इतना ज़्यादा टेंशन में देख के वो यही कहने लगा था कि देखो मैं अब बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, सो इसलिए मेरे लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फाइनली दोनों में नाराज़गी अब ख़त्म हो ही जाती है। इसके बाद कुछ अरसे बाद हमें लीसंग को ही दिखाया जाता है। उसका कारोबार तो काफ़ी ज़्यादा चमक गया था, इवन कि उसने कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी बना लिए होते हैं। जीजुल तो अचानक ही विलेज में आके इसे सरप्राइज़ देता है, और साथ ही साथ ये गुड न्यूज़ भी देने लगा था कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फिर से ट्रैवल पे चले गए हैं और अब से ये हॉस्पिटल मैं ही संभालूंगा। वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे वापस आना ही था ना। इवन कि यहाँ पे वो इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। अब वो इसे प्रपोज करता और ये मना कर देती, ऐसे कैसे हो सकता था? दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं, और इनके स्पेशल मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।